हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है ये फाइनल पार्ट होने वाला है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। थर्ड पार्ट है ये, और इस पार्ट में हम समझने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन्स, इंडियन आइलैंड्स, द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सबअर्बन सुंदरबंस, और लास्ट का जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये सब पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूं और चैप्टर जो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, इस चैप्टर के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ सकते हैं। और इसका एक मेन वीडियो भी, मींस तीनों भी पार्ट का एक कंबाइंड वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का अपना फाइनल थर्ड पार्ट। कौन से चैप्टर का? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसे डिटेल में समझने के लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चलो कुछ याद करते हैं। लेट्स रिमेंबर में क्या दिया है, देखो ये याद रखना है हम हर बार। इसमें प्लेट्यू के बारे में बताया गया है। देखो क्या दिया है, प्लेट्यू मीन्स पठार इज अ लैंड फॉर्म दैट rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. अभी कभी भी याद रखना है, जब कभी आप प्लेट्यू के बारे में सुनेंगे, पठार के बारे में सुनेंगे, तो एक ऐसा लैंड फॉर्म है ये, ऐसी एक भूरूप है ये कि जो क्या होता है, राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, जो उसके आसपास की जमीन होती है उससे ये ऊंचा होता है। और इसकी जो ऊपरी सतह होती है, ऊपर का जो लैंड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, फ्लैट सरफेस, मींस समतल, एक फ्लैट सरफेस उस पर होता है। और उसकी जो साइड होती है, उसके जो किनारे होते हैं, सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, वो कैसे होते हैं, ढलान वाले होते हैं। अंडरस्टैंड, इसे हम प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुला के भी मतलब दिया है, देखो पेनिनसुला का मतलब होता है कि अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। पेनिनसुला क्या है, तो एक पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है जिससे ये जो जमीन का टुकड़ा होता है ये तीनों साइड से वाटर से सराउंड होता है। मींस तीनों साइड में जब वाटर रहेगा, पानी रहेगा, और उस जमीन के टुकड़े को बोला जाएगा पेनिनसुला। ओके, तो शुरू करते हैं हम। क्या दिया है, इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज। इंडिया जो है इसमें बहुत सारे पठार है, बहुत सारे प्लेट्यूज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ट्राइंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। और इन सब प्लेट्यूज में से सबसे महत्वपूर्ण जो पठार है देश का, वो कहां पर है, तो दक्षिण और मध्य भारत में ये ट्राइंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा प्लेट्यू हमें दिखाई देगा हमारे देश में। ट्राइंगुलर शेप वाला त्रिकोणीय पेनिनसुलर एरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम पर ये बना हुआ है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स बाय द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी मैंने आपको पहले बताया, इसका वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर भी यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन दी है कि अभी ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या है, तो तीनों भी तरफ से पानी से ये घिरा हुआ है। कौन से तीनों तरफ से? अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में क्या, तो बे ऑफ बंगाल है। ओके, ये तीनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार भी से कहा जाता है। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस। अब ये जो पठार है, ये जो प्लेट्यू है, इसको इसके किनारे दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मींस बॉर्डर जो इसकी, या बॉर्डर पर दो माउंटेन रेंजेस है। एक है वेस्टर्न घाट जिसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, और दूसरा है ईस्टर्न घाट, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग the western coast like a wall with many beautiful waterfalls flowing down their steep sides during the monsoon season. अब इसमें से अगर देखा जाए तो पश्चिम घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है, ये टॉलर है, ऊंचा है। वो किसके तुलना में? ईस्टर्न घाट के तुलना में ये ऊंचा है। और
ये आप देख सकते हैं कि एक दीवार की तरह ये काम करता है, या फिर एक दीवार की तरह ये फैला हुआ है पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर ऐसा वो फैला हुआ है, एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह वो फैला हुआ है। और बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स बरसात के मौसम में, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड्स। बहुत सारे वो जो ढलाने हैं वहां पे बरसात के मौसम में बहुत सुंदर ऐसे झरने, ब्यूटीफुल वाटरफॉल में झरना, ओके, बहुत सारे ऐसे सुंदर झरने वहां पर गिरते हैं। कहां पे? वेस्टर्न घाट में। इसके बाद दिया देखो, डोंट मिस आउट, इसे भूलना नहीं है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, ये समझेंगे हम जरूर। क्या दिया है? द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, इसे यूनेस्को ने क्या बताया, तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसे डिक्लेयर किया है। दे आर होम ऑफ मेनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे रिवर का ये घर है, और एक रिच बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता आपको दिखाई देगी बहुत ज्यादा वेस्टर्न घाट में। द नदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स। जो नदर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट का, नॉर्थ साइड का, उसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ओके, अभी इसकी बात देखेंगे हम ईस्टर्न घाट के बारे में। क्या दिया है देखो, द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अभी आप ईस्टर्न घाट्स, जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, ये कैसा है, तो लोअर मींस अगर इसे कंपेयर किया जाएगा वेस्टर्न घाट के साथ, या जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट के साथ, इसे कंपेयर करते हैं तो ये छोटा है। और ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स, इसकी जो हाइट है वो कम है, इसकी ऊंचाई कम है, और ये क्या है, तो ब्रोकन है। ब्रोकन मींस टूटा हुआ है, एक साथ ये जुड़ा नहीं है, तो ये छोटे छोटे पहाड़ियों में ये टूटा हुआ है। क्या? ईस्टर्न घाट। ओके, और ये जो पूरा ईस्टर्न घाट है, ये क्या, कैसा फैला हुआ है, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके साथ ये फैला हुआ है। अंडरस्टैंड? Between these mountain ranges lie the Deccan Plateau, a vast area of flat highlands. अभी आप ये जो दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में एक प्लेट्यू है, ओके, जिसे बोला जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, मैं आपको इसके साथ समझाता हूं। देखो, आप इमेज देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, इनके बीच वाला जो है उसे कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। और इसकी जो ऊंचाई वो ज्यादा है, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कैसा है, तो समतल है। अंडरस्टैंड? फ्लैट, ऐसा ये क्षेत्र है डेक्कन प्लेट्यू वाला। अंडरस्टैंड? इन दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में rivers like Godavari, Krishna and Kaveri flow across the plateau from west to east. जो रिवर्स है, कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैप भी आपके सामने में दिखा रहा हूं, तो ये मैप में भी आप देख सकते हैं रिवर्स जो है वो, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या होती है, तो ये नदियां क्या होती है, इन पठारों को, अंडरस्टैंड, पश्चिम से पूर्व की ओर ये पार करती है। इसका मतलब इन पठारों में से ये नदियां बहकर आती है, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। अंडरस्टैंड? बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। These rivers are important for farming and provide water to million of peoples. अभी ये जो नदियां है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐसी महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे जो लोग हैं, ये जो नदी है, ये बहुत सारे, इसका मतलब करोड़ों लोगों को ये पानी देने का काम करती है, और इसका उपयोग फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा है। फार्मिंग के लिए मीन्स इसका खेती के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये रिवर, क्योंकि यही वाटर, पानी प्रोवाइड करती है फार्मिंग के लिए, और करोड़ों ऐसे लोगों को ये पानी देती है। आप देख सकते हैं, देखो फिजिकल मैप जो है इंडिया का, उसमें आप देख सकते हैं कि जो रिवर्स है उनके बारे में मैंने आपको पहले दिखाया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सी रिवर है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। चलो आगे देखते हैं। अभी एक इमेज दी है, देखो आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा है फिगर 1.27, डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज। डेंस मीन्स घना ऐसा जंगल है ये छत्तीसगढ़ का, और बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय है, ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर रहते हैं, उनका ये घर है, इतना डेंस ऐसा फॉरेस्ट है। आगे दिया है, क्या दिया है देखिए। ओके चलो, दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। ये जो प्लेट्यू है
ओके, यह खनिजों के बारे में स्पेसिफिकली रिच है, बहुत ज्यादा खनिज यहाँ पे मिलते हैं, मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी। अभी ये जो पठार है, ये खनिज, मिनरल्स, जंगल और फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन से ये भरपूर है, ये प्लेट्यू, और इसलिए ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐसा महत्वपूर्ण ये प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू। इट टिल्ट्स अ लिटल टू द ईस्ट, अंडरस्टैंड, ये पठार थोड़ा सा पूर्व की ओर ढलान पर है। टिल्ट में सा क्रॉस है, पूर्व की ओर ये थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, अंडरस्टैंड। सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो नदियां है ये बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती तो बहती है। कौन सी नदियां मैंने आपको पहले बताया, गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद महानदी, ये सब नदियां है। ओके, क्या दिया देखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हियर। यही नदियां डेक्कन प्लेट्यू में इनका ओरिजिनेट होता है, मींस वहां से शुरुआत होती है इनकी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी की। और ये वाटर प्रोवाइड करती है फॉर फार्मिंग, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए नदियां वाटर प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रीज, उद्योग के लिए नदियां वाटर प्रोवाइड करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, और इससे जल विद्युत, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है इस पानी के साथ में। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी, टू विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। कुछ नदियां है जैसे नर्मदा और तापी, ओके, ये पश्चिम की ओर बहती है और बाद में ये जाकर किसे मिलती है तो अरेबियन सी से जाकर मिलती है। मीन्स उनका ओरिजिनेट हो रहा है कहां पर, डेक्कन प्लेट्यू में ही, मगर वो जाती की तरह तो वेस्ट की तरफ जाती है और वो जाकर मिलती है अरेबियन सी को। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज। अभी इतना घना जंगल है ये इस प्लेट्यू में, इस पठार में, तो ये बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं उनका ये घर है। वहां पे बहुत ज्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं। कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं यहाँ पे, संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू, ये कुछ आदिवासी समुदाय इस प्लेट्यू पर रहते हैं। दिस ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। अभी यहाँ पे रहने वाली ये जो जनजाति है, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, इनकी अलग अलग भाषाएं है, उनकी अलग अलग परंपराएं है, ट्रेडिशंस उनके अलग अलग है, उनकी जीवन शैली भी कैसी है तो वे ऑफ लाइफ ये कैसी तो अलग है। ओके, ये पूरी तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर, और ये सब चीजें जो है ये बहुत गहराई के साथ प्रकृति से जुड़ी हुई है। ओके, आगे क्या दिया देखो, लेट्स एक्सप्लोर, चलो जानेंगे कुछ तो भी नया। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। अभी ये जो मैंने स्टेट्स बताए कौन से, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात, इन सब स्टेट्स में ये जो आदिवासी समुदाय ये मुख्य रूप से इन राज्यों में फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है कि आपको एग्जामाइन करना है फिजिकल और पॉलिटिकल मैप को, और आपको इन राज्यों को देखना है। तो ये जो आपके सामने मैप मैंने दिखाया है तो उसमें ये सब स्टेट्स को मैंने सर्कल किया है, आप देख सकते हैं। आप भी खुद जाकर उस, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें जाकर एक बार देख लीजिए। अंडरस्टैंड, प्लेट्यूज आर होम टू मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया। ये जो प्लेट्यूज है, ये जो पठार है भारत के, इसमें आपको बहुत सारे सुंदर ऐसे झरने देखने को मिलेंगे, ब्यूटीफुल ऐसे वाटरफॉल्स है। क्यों ये वाटरफॉल्स क्यों है, क्योंकि रिवर्स फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, क्योंकि यहाँ से जो बहने वाली नदियां है वो असमतल, अनइवन और रॉकी सरफेस, जिसे हम पथरीली सतह कह सकते हैं, तो उससे होकर ये गुजरती है, उससे होकर ये बहती है। बिकॉज ऑफ दैट कई बहुत सारे सुंदर ऐसे झरने, बहुत सारे सुंदर ऐसे वाटरफॉल आपको प्लेट्यूज में दिखाई देंगे, पठारों में दिखाई देंगे। वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अभी ये जो वाटरफॉल है ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित नहीं करते हैं, तो इसकी मदद होती है किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए। मीन्स
इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जल विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसकी मदद होती है। और साथ ही साथ इसका जो पानी है किसका, इन वाटरफॉल्स का, इसे यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पज ऑल्सो। ओके, सिंचाई के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अभी कुछ दिया है देखो, नंबर 1 का इमेज है, पावर हाउस वाटरफॉल इन पेरिया कनल नियर मुन्नर केरला। पेरिया कनाल जो है मुन्नर केरला के पास ये है, एक झरना है जिसे पावर हाउस वाटरफॉल भी कहते हैं। ओके, इसे पावर हाउस वाटर कैनल भी कहा जाता है, इसे कहते ही है। कहां पर ये, पेरिया कनाल में है ये, केरला में। ओके, उसके बाद एक मंकी दिख रहा है, देखो क्या दिया है, लायन टेल मकाक, अंडरस्टैंड, मकाक है लायन टेल वाला, एक बंदर की प्रजाति है जो पश्चिम घाट में पाई जाती है, इन द वेस्टर्न घाट, वहां पर दिया है देखो। किंग कोबरा नंबर 3 1.30, किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये किंग कोबरा है, ये पश्चिम घाट में पाया जाने वाला एक विशाल और जहरीला ऐसा ही सांप आपको दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1.31, दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, ये जो पौधा है क्या दिया देखो आगे, दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट मीनिंग इट्स फीड ऑन इंसेक्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट इन स्टिकी ट्रैप एंड डाइजेस्ट देम। एक पौधा, एक कीटक भक्षी पौधा जिसे कहा जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पौधा दिखाई देते हैं, कहाँ पे मिलता है ये दिखाई देगा आपको पश्चिम घाट में। और ये जो पौधा है वो क्या करता है, तो छोटे छोटे कीड़ों को ये पकड़ता है, चिप एक उसके जाल बनाता है वो चिपचिपा, उसमें पकड़ कर इसे वो खा लेता है, इसे डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह का पौधा भी आपको दिखाई देगा जो है कहाँ पे, पश्चिम घाट में। और एक लास्ट वाला कोल माइन दिखाया देखो। ओके, कोल माइन है ये इन द प्लेट्यू, एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा, कोयले की खदान भी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ये संसाधन है। खासकर इसका उपयोग होता है बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग होता है। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, कोयल, ये जो कोल है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है ये। द यूज ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ग्लोबल, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो इससे बढ़ती है, इसका मतलब इसका योगदान वहां पर भी है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए। इसके बाद मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट इज इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर, ये मुंबई है वेस्ट कोस्ट में ही, ये पश्चिमी तट पर, और ये फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, भारत का समुद्री तट जिसे हम बोल सकते हैं। तो क्या दिया देखो, इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। आपको क्या दिखा देखा, भारत के समुद्री तट पर बीचेस है बड़े बड़े सुंदर ऐसे, और रॉकी क्लिफ्स जिसे हम पथरीली चट्टान कहेंगे, और बहुत सारे हरे भरे जंगल है, लश ग्रीन फॉरेस्ट से ये भरा हुआ है अपना इंडिया का कोस्ट लाइन, अंडरस्टैंड, समुद्री तट। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड व्हाइल अदर्स हैव ब्लैक सॉइल। अभी ये जो बीचेस है वो समुद्री तट पर, तो कुछ जो बीचेस है वो गोल्डन मीन्स गोल्डन सैंड की मीन्स सुनहरी कलर की रेत है वहां पे, और कई जगहों पे काले पत्थर या फिर ब्लैक रॉक्स आपको दिखाई देंगे, अंडरस्टैंड। सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ्स व्हाइल अदर आर कवर्ड इन थिक जंगल्स। कुछ आइलैंड्स भी है समंदर में, तो कुछ जो आइलैंड्स है वो कैसे है, तो कोरल रीफ से बने हुए हैं, और कुछ जो है उनमें बहुत सारे घने जंगल से वो ढके हुए हैं, बहुत सारे आइलैंड्स। उसके बाद दिया देखो, इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज, बहुत सारे सरप्राइज, चौंकाने वाले प्राकृतिक नजारे वहां पर है इंडिया की कोस्ट पे। द इंडियन कोस्ट लाइन इज कवर ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। अभी भारत का जो समुद्र तट है उसकी लंबाई लगभग कितनी है, 7,500 किलोमीटर इतनी है। कुछ एक्सप्लोर करेंगे, इसके आंसर भी आपको ये इसी आगे मिल जाएंगे, जैसे कि फिजिकल मैप देखो इंडिया का आपके स्कूल में है।
ओके, वॉल पर लगा होगा कहीं तो भी, उस पर फाइंड करो उन रिवर्स के नेम जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इसके पहले पॉइंट में हमने वो देखी रिवर्स कौन सी है। ओके, फाइंड आउट इंडिया कोस्टल स्टेट्स, आगे आगे पॉइंट पर आ जाएंगे ये कोस्टल स्टेट्स कौन से है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु है, ओके, आंध्र प्रदेश है। तो इसे डिफरेंस करना है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट को। और एक क्वेश्चन दिया है, देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो रिवर्स है जो वो स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल स्ट्रीम में कोस्ट के पास, मींस जब वो समुद्र मिलने वाली होती है, जो वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग, उसे हम क्या कह सकते हैं, धाराओं में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे रिवर बाइफर्केशन कहा जाएगा, या फिर उसे हम बोल सकते हैं उसका नाम है, देखो, डेल्टा उसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो डेल्टा भी उसे कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा कोस्ट, वेस्ट, पश्चिमी तट, अंडरस्टैंड। तो द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला। अभी मैंने पहले आपको बताया कौन से स्टेट्स आते हैं गुजरात से केरला तक वेस्ट कोस्ट में। गुजरात तो एक है, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये सब स्टेट्स जो है वो आते हैं वेस्ट कोस्ट में, अंडरस्टैंड। मोस्ट रिवर्स हियर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ की जो रिवर्स है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, उनकी शुरुआत कहाँ पर होती है, तो ये निकलती है पश्चिम घाट से निकलती है, फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म स्टैचुरीज, बहुत तेजी से बहती है और अंत में स्टैचुरीज वो बनाती है। स्टैचुरीज का फोटो आपके सामने दिया है, उसमें से देख सकते हैं कि आप किस तरह से ये बनते हैं। The coastline is shaped by alluvial deposits from short rivers and feature coves, creeks and estuaries, with the Narmada and Tapti estuaries being the largest. ये जो नदियां है निकलती है, बहुत तेजी से बहती है, इसकी वजह से ये साथ में लगती है alluvial deposits से ये नदियां लेकर आती है, मिट्टी जिसे बोल सकते हैं हम डिपोजिट, और यहाँ पे छोटी छोटी खाड़ियां बनती है, कोव्स जिसे बोला गया है, क्रिक्स का मतलब होता है नालियां बनती है, स्टैचूज बनती है, और आप देख सकते हैं नर्मदा और तापी का जो स्टैचूज ये सबसे बड़ी ऐसी ये स्टैचूरीज है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है, एक इमेज दी है उसके बारे में समझेंगे। फिगर नंबर 1.34, एन एरियल व्यू ऑफ पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, नोट हाउ क्लोज द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर टू द अरेबियन सी। अब ये जो इमेज आप देख सकते हैं वो कौन सी, तो एक हवाई दृश्य है, एरियल व्यू है ये वेस्ट कोस्ट का। और जब हम ऊपर से देखते हैं इसे वेस्ट कोस्ट को, तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है ये बहुत नजदीक आपको दिखाई देगा अरेबियन सी के। देखो वेस्टर्न घाट जहां दिख रहा है और बहुत ही नजदीक ये आपको एरिया दिखाई देगा। ये जो हिल्स है, पहाड़ियां है वेस्टर्न घाट की, वो बहुत नजदीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे दिया देखो, द वेस्टर्न कोस्ट हैज मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट से पोर्ट्स, बंदरगाह और सिटीज, शहर आपको दिखाई देंगे। दीज हैव बीन द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर मिलेनिया। और ये जो बंदरगाह है, ये जो शहर, ये हजारों वर्षों से आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो तो ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। अभी आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि जो ईस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल है, उन दोनों के बीच में ये ईस्ट कोस्ट है। और ये कहां से शुरू होता है, गंगा का जो डेल्टा है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। आपको मैंने ये आपके पास जो मैप है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये मैप मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है, तो उसमें जो मैंने कलर किया रेड कलर से, आप देख सकते हैं कि दैट इज द कंप्लीट ईस्ट कोस्ट। शुरू होता है कहां से, गंगा डेल्टा से लेकर कहां तक, तो कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है ईस्ट कोस्ट। इट हैज वाइड प्लेन एंड मेजर रिवर डेल्टास इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, अंडरस्टैंड। ये कैसे, तो वाइड प्लेन मीन चौड़ा सा मैदान है और कई बड़ी नदियां के डेल्टाज यहां पर पाए जाते हैं। बहुत सारी नदियों के डेल्टाज यहां पर है, जैसे कि महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर के डेल्टाज यहां पर बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट बॉडीज, वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक, पुलिकट लेक, ये भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज वहां पर है
चिलिका, उसके बाद पुलिकट लेक। अभी पुलिकट लेक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है ब्रैकेट में, एक लगून है वो, और इसका मतलब होता है कि एक वाटर बॉडी जो सेपरेट हो जाती है किससे, फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, बड़े वाटर बॉडीज से ये जब अलग हो जाती है किसी प्राकृतिक दीवार की वजह से या नेचुरल बैरियर की वजह से, उसे कहा जाता है लगून। ओके, तो ये है पुलिकट लेक, ये आप देख सकते हैं वहां पर दिखाई देते हैं। डेल्टास आर लैंडफॉर्म at the mouth of river when it deposits sediments into a larger body of water such as an ocean, a lake or another river। अभी डेल्टा क्या है, तो एक लैंड फॉर्म है ये, और ये कब बनता है, जब कोई नदी क्या होती है, तो समंदर या फिर झील या फिर किसी बड़ी नदी में मिलने से पहले अपना सेडिमेंट वहां पर जमा करती है। अंडरस्टैंड, इससे ये डेल्टास बनते हैं। Over time, these sediments built up, forming a triangular or fan-shaped areas. The Godavari, Krishna, Kaveri, and Mahanadi rivers create fertile deltas, making the land ideal for farming. आप देख सकते हैं कि ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है, ये जो नदियां है, ये ऐसे ही उपजाऊ डेल्टास बनाते हैं, फर्टाइल डेल्टास बनाते हैं, जो खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे के पॉइंट पे, जो है इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स, भारत के द्वीप जिसे बोल सकते हैं हम। द इंडियन आइलैंड्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अभी जो भारतीय द्वीप है, ये ऐसे द्वीप है जो कहां पर मिले दिखा देंगे आपको, ये स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, कहां पर, हिंदी महासागर, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ये फैले हुए हैं, और ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र से का ये हिस्सा है, इंडियन टेरिटरी का ये हिस्सा है। इंडिया हैज टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। दो मेजर ऐसे आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के पास, एक लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में आपको दिखाई देगा, वहां पर वो स्थित है। These islands have unique wildlife, एक यूनिक ऐसी विशेष ऐसी उनके पास क्या तो वाइल्ड लाइफ है। इन जो द्वीप है, ये जो आइलैंड है, वहां पर आपको विशेष ऐसे वन्य जीवन आपको दिखाई देंगे। ब्यूटीफुल बीचेस, सुंदर ऐसे समुद्र तट है। कोरल रीफ्स आपको दिखाई देंगी, चट्टाने हैं कोरल से बनी हुई। वोल्केनोज, कई जगहों पे तो ज्वालामुखी भी है। Several ancient tribes made these islands their home tens of thousands of years ago। हजारों साल पहले कई जो ऐसी प्राचीन जनजातियां हैं, एंशिएंट ट्राइब्स, इन द्वीपों पर आकर बसी थी और उन्होंने इसे अपना घर बना लिया था। उसमें से आप देखेंगे सबसे पहले है ये लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो देखो क्या है। Lakshadweep is an archipelago, a group of islands located in the Arabian Sea close to the Malabar coast of Kerala. अभी ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये द्वीप समूह है, आर्किपेलाग मींस द्वीप समूह है जो कहां पर है, अरेबियन सी में है और ये नजदीक है किसके, केरल का जो मालाबार तट है उसके पास ये नजदीक है वहां से। इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल। ये जो है वो 36 कोरल आइलैंड्स में बना हुआ है या फिर वहां पर ये कोरल आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे 36 ऐसे। अंडरस्टैंड, इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल्स। 36 आइलैंड से बना हुआ है ये लक्षद्वीप और कोरल आपको वहां पर दिखाई देंगे। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय द पीपल। अंडरस्टैंड, सभी के सभी जो द्वीप है वो लोगों वहां पर लोग नहीं रहते हैं। कुछ जो आइलैंड्स है वो कैसे है तो वहां पे लोग नहीं रहते, अनइनहेबिटेड भी, ऐसे निर्जर जिसे कहा जाएगा, ऐसे भी कुछ द्वीप वहां पर है। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, भारत जो है इन द्वीपों के कारण एक बड़ा समुद्र क्षेत्र नियंत्रित करता है, बहुत बड़ा एरिया जो हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड्स। और ये अलाउ कि उससे हमें ये फायदा भी होता है कि मछली पकड़ना, फिशिंग हो, संपत्तियों की खोज जिसे हम रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कहते हैं,
ओके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके, पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी यहां से संभव होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में समझेंगे। क्या दिया देखो, दिस आर्किपेलाग कंप्राइजेस मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड्स डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। अभी ये जो द्वीप समूह है, इसमें आपको दिखाई देगी 500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप वहां पर है, और इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर वन इज द अंडमान एंड द सेकंड वन इज निकोबार। पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार। देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका जो लोकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ इमेजेस दी है, उनके बारे में समझेंगे। देखो, कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड 1.36, अंडरस्टैंड। लक्षद्वीप में पाई जाने वाली ये कोरल रीफ है, चट्टाने जिसे बोल सकते हैं हम, अंडरस्टैंड। रंग बिरंगे आपको दिख रही है। अंडमान में भी है ये कोरल रीफ्स, अंडरस्टैंड। सुंदर ऐसे समुद्री जीव आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद है आपको एक भारतीय नौसेना का एक बंदरगाह दिखाई देगा, फ्लोटिंग डॉक जो है फॉर द इंडियन नेवी नियर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है अंडमान के पास, अंडमान आइलैंड के पास, ये भारतीय नौसेना का एक तैरता हुआ बंदरगाह, फ्लोटिंग डॉक जिसे कहा जाता है, वो आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो द्वीप है भारत को जैसे चौकीदार होते हैं वैसे वो है, ये जो दोनों द्वीप है, अंडरस्टैंड। कीपिंग एन आई ऑन द ओशन, जो क्या इसकी वजह से हम क्या कर सकते, तो समंदर जो है भारत के पास उस पर हम नजर रख सकते हैं, अंडरस्टैंड। किस वजह से, इन दोनों द्वीपों की वजह से, इन दोनों आइलैंड्स की वजह से। इट इज होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यहाँ पे कई प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना वहां पर है। द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर इतिहास के नजर से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अंडमान आइलैंड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि many of our freedom fighters were jailed there under the most severe conditions in a prison complex called cellular jail। क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्र सेनानी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे यहाँ पे जो कठोर जेल है, सेल्यूलर जेल, वहां पर उन्हें बंद किया गया था, ओके, बहुत ही सीवियर कंडीशन में। इट हैज बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड us of the tremendous sacrifices that our forefathers made so we could be free। और ये जो जेल है आज भी प्रिजर्व है, संरक्षित है, ताकि हम ये कभी ना भूल पाए कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फोर फादर थे, उन्होंने आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, हमें फ्री करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए। अब ये कभी हम बाद में हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। डोंट मिस दिस आउट दिया है, देखो क्या दिया है, बैरन आइलैंड, ये जो है फिगर नंबर 1.39 में भी ये दिखाया है। ये अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है, यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है, वो कहाँ पर है, तो बैरन आइलैंड में है, अंडरस्टैंड। इट समटाइम्स इरप्ट सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई। ये कभी कभी समय समय पर ये फटता है और धुआं, लावा जो इससे आकाश में आ जाते हैं। तो आप एरियल व्यू दिया है, देखो यहाँ पे एरियल व्यू मीन्स एक ऊपर से इसका व्यू है किसका, एक्टिव वोल्केनो का, बैरन आइलैंड का, जो भारत में एकमेव है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसे समझेंगे। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन, पश्चिम बंगाल का डेल्टा और सुंदरबन, इनके बारे में हम समझेंगे। जैसे हम ट्रैवल बैक करते हैं फ्रॉम द आइलैंड्स टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालय वाया द बे ऑफ बंगाल, वी कम टू द सुंदरबंस। जैसे हम वापस आते हैं उन द्वीपों से, उन आइलैंड से, कहां पर, ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय, जो हिमालय के ईस्टर्न साइड है, बे ऑफ बंगाल से जब हम ऊपर आते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय, तब हम पहुंच जाते हैं कहां पे, तो बे ऑफ हम पहुंच जाते हैं कहां पे, हम पहुंच जाते हैं सुंदरबन पर, अंडरस्टैंड। दिस इज
लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और ये जो है वो लोकेटेड है कहां पे, ये क्षेत्र कहां पर है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां है वहां पर ये डेल्टा बना हुआ है। दिस डेल्टा हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड लैंड। और ये जो डेल्टा है ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ओके, अनोखा ऐसा मिलन यहां पर होता है नदी, समंदर और जमीन का। अबाउट हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया। लगभग आधा जो ये हिस्सा है वो भारत में है और बाकी का जो है वो बांग्लादेश में है। रेस्ट इज इन बांग्लादेश। इमेज में भी आप देख सकते हैं उसे, ठीक है, देख लो इमेज में अभी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इंडिया का इमेज है, तो आप देख सकते हैं कि आधा सुंदरबन इंडिया में और आधा बांग्लादेश में है। अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल्सो यूनेस्कोस हेरिटेज साइट। ये जो है वो सुंदरबन जो है ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, हेरिटेज साइट है ये, इसके रूप में भी यूनेस्को ने इसे घोषित किया है। क्यों इसे घोषित किया है, क्योंकि सुंदरबन्स आर होम टू मेनी स्पेसीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। बहुत सारे कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ रहते हैं और सबसे प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर है। इसकी वजह से यूनेस्को ने इसे क्या बनाया, तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया है। अंडरस्टैंड। डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज। अभी मैंने आपको दिखाया, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, सर्कल किया हुआ जो है वो ही सुंदरबन डेल्टा है। फिगर नंबर 1.40 देखिए, मैनग्रोव्स ऑफ द डेल्टा इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आप देख सकते हैं कि सुंदरबन, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पर ये मैनग्रोव्स की जंगल भी आपको दिखाई देंगे। अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इमेजेस दिखाई दिए हैं, ये तीनों इमेजेस है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वन बाय वन समझेंगे। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट के साइड तक। अंडरस्टैंड। पहली जो इमेज है वो टॉप से लेकर सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल मेघालय। ये सेवन सिस्टर का वाटरफॉल है, ओके, मेघालय में ये वाटरफॉल जो दिख रहा है वो इंडिया मेघालय में ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल है। लेफ्ट साइड का जो डांस करने वाले जो लोग दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो लोग कुछ तो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कौन सा है, द शार्ड सुक मैजियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। नेचर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये उत्सव मनाया जा रहा है। कौन से लोग ये, खासी जो जनजाति है वो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका स्पेसिफिक ट्रेडिशनल पहराव किए हुए है। उसके बाद है लिविंग रूट्स ब्रिज नियर नोंगराइट विलेज, चेरापूंजी मेघालय। अभी जीवित जड़ जिसे बोल सकते हैं, लिविंग रूट्स ब्रिज है ये, जीवित जड़ों का पुल। ये कहां पे है, नोंगरियाट गांव जो चेरापूंजी में है मेघालय में। ये वो से हम कह सकते हैं लिविंग रूट ब्रिज आपको दिखाई देगा। ओके, ये जो पुल है वो जड़ों से बने होते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। स्टे ऑन द मैप। मैप आपके सामने फिर से मैं आपको शो कर रहा हूं, देखिए। जब हम स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ, हमारा लास्ट का डेस्टिनेशन ये चैप्टर भी खत्म होते आया है। आप देख सकते हैं वहां पे, क्या आप देख सकते हैं कि गारो, खासी और जयंतिया मैप पे देख सकते हैं। देखो आपके मैप, आपके सामने मैप है और उससे मैंने सर्कल किया है, देखो तो ये गारो, खासी और जयंतिया। ओके, जयंतिया ये कुछ पहाड़ियां है और ये जो हिल्स है ये मेघालय प्लेटू का ये पार्ट है। ओके, मेघालय पठार का ही हिस्सा है और ये स्पेसिफिकली इन्हें जाना जाता है किस लिए, लश ग्रीनरी। अंडरस्टैंड। लश ग्रीनरी में घनी हरियाली है वहां पे, हेवी रेनफॉल, बहुत भारी वर्षा होती है इस पठार पे, और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, शानदार ऐसे झरने, इन सब के लिए जाना जाता है। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इन इलाकों में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और इसी वजह से मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत, यहाँ के जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं और अलग तरह के खास किस्म के ऐसे जानवर, पक्षी यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ होती है। चलिए आगे देखेंगे, डोंट मिस आउट, जरूर देखें, हमें इसे देखना है, हमें समझना है क्या दिया है। क्या दिया है देखो,
माउलिनोंग गांव जो है सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय। ये जो मेघालय का जो ईस्ट खासी हिल्स है वहां पर ये गांव है। ओके, इज रिनाउंड एज द क्लीनेस्ट विलेज एशिया, और ये एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। ओके, दिस पिक्चरिस्क विलेज इज फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीनलीनेस, बाम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। और ये जो गांव है अपनी साफ सफाई स्पेसिफिकली, और यहाँ के जो डस्टबिन बने होते हैं ये बाम्बू से बने होते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं पर्यावरण के अनुरूप वो रहते हैं, और इन सब तरीकों की वजह से ये मशहूर ऐसा गांव है। द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस which are created by waving tree roots over the course of many years। और ये जो गांव है ये और एक चीज के लिए जाना जाता है, वो है लिविंग रूट ब्रिजेस, जीवित जो जड़ है उनकी पुलों के लिए ये जाना जाता है। और ये जो पेड़ों की जड़ें है इनको कई वर्षों तक बुनकर बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये स्पेसिफिकली वहाँ के आदिवासी लोगों ने ये बनाया है लिविंग रूट्स। अभी देखो यहाँ पे आपके पास इमेज भी दिख रहा है। लिविंग रूट ब्रिज शोकेस द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ट्राइबल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो जीवित जड़ पुल है वो पूर्वोत्तर के जो आदिवासी लोग हैं उनकी कला, उनकी हुनर को ये दिखाता है। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, चैप्टर खत्म करने से पहले थोड़ा सा एक समरी दिया है। देखो, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सबकॉन्टिनेंट इट इज अ पार्ट ऑफ। जिस सबकॉन्टिनेंट का इंडिया पार्ट है उसी का नाम उस सबकॉन्टिनेंट को दिया गया है, उसी से ये सबकॉन्टिनेंट पहचाना जाता है। इट हैज मेनी डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स। यहाँ बहुत तरह के भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में, इंडिया में, रेंजिंग फ्रॉम द स्नोवी हिमालय टू द हीट ऑफ द थार डेजर्ट। स्नोवी हिमालय है, बर्फ से ढके हुए हिमालय, गर्म ऐसा थार डेजर्ट है। द प्लेन आर वाटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। अब यहाँ पे जो प्लेन एरिया है, ओके, तो वहां पे बहुत सारी नदियां जो है वो वहां पर बहती है। देयर इज ऑल्सो अ पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। और ये कहाँ फैला है? था अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। पश्चिम में अरेबियन सी है और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है हमारे देश में। These diverse geographic features have created a variety of conditions with respect to soil, flora, fauna, life and economic opportunities and hone a rich culture। अभी ये सब अलग अलग भौगोलिक स्थितियां है, परिस्थिति है, जियोग्राफिकल फीचर्स है इंडिया में, भारत में। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, उसके बाद वनस्पति है, फ्लोरा, फाउना है, यहाँ के पशु पक्षी है, यहाँ की लाइफ जीवन शैली जिसे बोल सकते हैं हम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अवसर, इसमें भी आपको विविधता दिखाई देगी। और इसी वजह से भारत जो है वो उसकी जो संस्कृति है बहुत समृद्ध ऐसी बनी हुई है। दिस जियोग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर सिविलाइजेशन। ये जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसके लिए? फॉर शेपिंग आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का विकास करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो रहा है। क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज जो है इसके आंसर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। अगर कोई सवाल है, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको कोई शंका है, तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सवाल का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर 7th स्टैंडर्ड का। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।